हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी देखो क्या होती है, फर्टाइल का ना हो पाना, रिप्रोड्यूस ना कर पाने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। से हमारे इंडिया में भी, इनफैक्ट वर्ल्ड में कई ऐसे कपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिनके बच्चे नहीं हो पाते। इस अनएबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कि बेशक वो अनप्रोटेक्टेड फिज़िकल कांटेक्ट में आने के बाद भी उनकी वो कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल किसी में भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो ब्लेम होता है वो जो फीमेल्स होती है उनके ऊपर ही आता है कि भाई ये बांझ है, ये माँ नहीं बन सकती। जबकि प्रॉब्लम सिर्फ ज़रूरी नहीं है मदर में हो, वो फादर में भी हो सकती है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो कई तरह की हो सकती है कि भाई क्यों इनफर्टिलिटी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिज़िकल भी हो सकती है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो, तब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल भी हो सकती है कि कई बार स्ट्रेस वगैरह की वजह से मे बी अगर आपने वो एक आयुष्मान खुराना की मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, शुभ मंगल सावधान, अगर आपने देखी हो तो उसमें ये चीज़ आपको समझ आएगी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एक तरह का। और कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है कि बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कई प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आजकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर हम जाकर चेकअप करा सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हमें पता है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर फिर भी नहीं होता है कि भाई उन दोनों में ही ये नहीं है कि भाई हाँ भाई वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आजकल बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल हैं जिनसे बच्चे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में इन टेक्निक्स के बारे में ही बात करते हैं जिनको हम लोग आर्ट के नाम से जानते हैं। आर्ट स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, कि हम नेचुरल मेथड से अगर नहीं हो रहा है तो असिस्ट कर सकते हैं टेक्निक्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आपने बहुत सुन रखा होगा आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ रोहतक में भी है, आई थिंक एक सेंटर कहा है मैंने, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बनाते हैं। देखो, एक मैंने यहाँ पे नाम लिया है कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की जो उससे वो आता है, जो मे बी एक वो कौन सी मूवी थी, अभी कौन सी आई थी, अक्षय कुमार की, और गुड न्यूज़ में ये आईवीएफ टेक्निक के बारे में बताया हुआ है कि भाई इस तरह की भी चीज़ें होती है। देखो, इन विट्रो मतलब विट्रो क्या होता है, हमें पता है ये बात कि विट्रो हम लोग बोलते हैं जो लैब कंडीशंस होती हैं। अब लैब कंडीशंस यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि भाई इन विट्रो है तो जो बेबी है वो लैब में बनेगा, नहीं, हम सिर्फ फर्टिलाइजेशन लैब में कराते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिर्फ फर्टिलाइजेशन हम लोग लैब के अंदर कराते हैं, गैमिट्स को बाहर फ्यूज़ कराते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है वो गैमिट्स प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, कई बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो सर्विक्स के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन यूट्रस में या फिर सर्विक्स के अंदर ही किल हो जाते हैं। ठीक है, हमारा इम्यूनोलॉजी ऐसा हो सकता है उस फीमेल का कि वो उसको एंटर ना करने दे, अपने अंदर ज़्यादा पास ना होने दे, तो वहाँ पे इसलिए फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती। तो इसलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं होता, या फिर ये लगा लो कि मेल ही इतना मोटाइल नहीं है, मेल गैमिट ही इतना मोटाइल नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, तो हम उनको लैब में फर्टिलाइज़ करा देते हैं, मेल गैमिट को और फीमेल गैमिट को। फिर उसके बाद कुछ स्टेज के बाद या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको 8 to 16 सैल्ड स्टेज में, मतलब किस सैल्ड स्टेज में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बेसिस पे भी इनके आगे के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली जब जाइगोट बन जाता है तब हम उसको क्या कर देते हैं, वापस से यूट्रस में, जो फीमेल है, मदर है, उसके यूट्रस में फर्टिलाइजेशन करवा के, बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो ये क्या होती है, आईवीएफ। ओके, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आईवीएफ मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर, लैब में कहाँ पर, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए जैसे कि हमारी बॉडी में होती है, क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा,
जाइगोट और जाइगोट बनने के कुछ स्टेज बाद, मतलब कुछ जाइगोट तो हमें पता है सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन उसमें कुछ डिवीज़न भी होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जनरली हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं। जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो क्या होता है जिसमें डिवीज़न हो चुकी है डिवीज़न, ठीक है। तो इस मेथड में, जिसको हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, या तो हम जो ओवा है, ओवा मतलब जो फीमेल गैमीट है, या तो वाइफ से ले लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है ना कि भाई वाइफ के अंदर जो ओवम है वो ढंग से बन नहीं पा रहा है, तो हम लोग डोनर भी ले लेते हैं। आपने वो विकी डोनर देखी होगी कि कई बार हम लोग भी, हम जैसे लोग भी, या छोटे तबके के लोग होते हैं, पैसे मिलते हैं अपना स्पर्म डोनेट करने के, या फिर अपना एग डोनेट करने के, उसके पैसे मिलते हैं। तो जो डोनर है उनकी पहचान या फिर लेने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्लिनिक्स, इस तरह के क्लिनिक्स जो होते हैं ना, जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो या तो वाइफ का या फिर डोनर फीमेल का, ठीक है, या फिर स्पर्म हस्बैंड का या फिर डोनर मेल का, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार मेल गैमेट नहीं बन पाता, तो डोनर से ले लेते हैं। लेके उनको क्या कर देते हैं, जाइगोट बनाने के लिए इंड्यूस कर देते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। कहाँ पर? लैब के अंदर, लैब कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट को ही, या फिर जो थोड़ा सा स्टेज, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर्स तक की स्टेज में, हम उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से देखो कि हमने उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही बना ना। नेचुरल कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में। तो यानी कि जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही बनेगा। तो हमें बाहर भी, अगर हमने बेशक जाइगोट बनवाया है, तो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए उसको? हमें उसको फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, इसलिए इसमें यहाँ पे भी इसलिए ये लिखा हुआ है कि हमने उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जिफ्ट। क्या बोलते हैं? जिफ्ट। क्यों? जिफ्ट को एक्सपेंड करो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, कि हमने जाइगोट को कहाँ कर दिया है ट्रांसफ़र? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोल देते हैं? जिफ्ट, क्योंकि हमने जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। किसके अंदर? और अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टेज ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जाइगोट तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है, तो अगर हम लोग जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने उसको डिवीज़न के लिए थोड़ा सा रहने दिया है और वो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक आ गया, और तब हमने उस स्टेज को, मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग मोरूला को हम लोग अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि वो इस स्टेज में यूट्रस के अंदर आ चुका होता है ना। अगर नेचुरल कंडीशन की बात करें तो इस स्टेज में वो धीरे धीरे यूट्रस में आ चुका होता है। तो अगर हमने बाहर लैब के अंदर उसको एम्ब्रो तक की स्टेज में छोड़ दिया है, तो हमने उसको फिर वापस यूट्रस में इम्प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की डिवीज़न तो वैसी ही होनी है जैसे वो नेचुरली होती है। तो अगर हम लोग ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज को उसमें डाल रहे हैं यूट्रस में, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, कि हमने उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया है। और फिर आगे सेम जो डेवलपमेंट होगी वो बिल्कुल ऐसी ही चलेगी जैसे नॉर्मल बेबीज़ में चलती है, ठीक है। embryos formed by in vivo fertilization also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है ना, उस तरह के जो बेबी हैं, मतलब वो भी हम लोग इस तरह से करवा सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर गैमेट्स बन जाते हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती, तो तब भी हम इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न कोई भी हो सकता है कि अगर गैमेट नहीं बन रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इस टेक्निक को कर सकते हैं। आगे देखो, एक और टेक्निक है जो हम गिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट टेक्निक। ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who can produce one but can provide suitable environment for fertilization. Further development is another method attempted। देखो इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कई बार फीमेल जो होती है ना, फीमेल ओवम तो प्रोड्यूस कर सकती है,
ये उल्टा बोल गई मैं कि फ़ीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें गैमीट नहीं बन पा रहा है। तो उसमें क्या करते हैं भाई, लेडीज़ का होता है, कई लेडीज़ होती हैं जो चाहती हैं कि भाई मैं उस फेज़ को जीऊँ कि जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो कैसा होता है, लेकिन उनके अंदर ओवम नहीं बन पाता है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर उनका यूट्रस बिल्कुल ठीक ठाक है कि अगर उनके अंदर बेबी हो तो वो डेवलप हो जाए, बस लेकिन गैमीट नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बाहर से गैमीट को उनके अंदर इंसर्ट करा देते हैं, ट्रांसफ़र करा देते हैं, ठीक है, किसी डोनर से लेके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट। गिफ्ट क्यों कि क्योंकि हमने गैमीट को कहाँ कराया है, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराया है। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं होनी है, तो हमें ओवम को वहीं डालना पड़ेगा ना, वहीं तो आके स्पर्म उससे मिलेगा। तो हम ओवम को ट्रांसफ़र करा देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फिर वहाँ से स्पर्म आ जाता है होके, फिर वापस से प्रेगनेंसी स्टार्ट। क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है यूट्रस का वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बस ओवम नहीं बन रहा था, तो ओवम बाहर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, देखो एक आगे एक और टेक्निक दी हुई है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। देखो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि हमने स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, इंट्रासाइटोप्लाज्म, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर, डायरेक्ट एग की साइटोप्लाज्म में हमने क्या डाल दिया है, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट, हम फीमेल के अंदर नहीं डाल रहे हैं गैमीट को, कि हमने डोनर से लेके फिर हमने फीमेल इंट्रोड्यूस करवाया फीमेल की सर्विक्स में, नहीं, इसमें डायरेक्ट जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट एग की साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी केसेस में जो होता है, either due to inability of the male partner to inseminate or the female or due to very low sperm coitus in the ejaculates, क्या होता है कि जो इनफर्टिलिटी है वो बेशक मेल पार्टनर की कमी से हो कि भाई वो इंसेमिनेट नहीं कर पाते, कई बार उसका सीमन डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म काउंट का मतलब कि स्पर्म जो है वो इतने है नहीं, मतलब 60-40 का मतलब अगर 100 स्पर्म है उनमें से, मतलब जितने भी स्पर्म होते हैं सीमन के अंदर उनमें से 40% एक्टिवली मोटाइल होने चाहिए, एक्टिवली मोटाइल, तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कहते हैं कि लो स्पर्म काउंट है, कि स्पर्म जो होनी चाहिए जितनी उससे कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लो स्पर्म काउंट हो, या फिर जो इस लो स्पर्म काउंट को या फिर इंसेमिनेशन की इनएबिलिटी को हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से भी ओवरकम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि हम लोग इंजेक्शन से सीमन को फीमेल की सर्विकल जो सर्विक्स है उसके अंदर डाल दें, इंजेक्शन से सीमन को डायरेक्ट, बस ये लगा लो बिल्कुल सेम है, बस पेनिस की जगह क्या है, इंजेक्शन से सीमन को उसके अंदर इंसेमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि आर्टिफिशियली सीमन को अंदर डाला जा रहा है फीमेल की सर्विक्स में, ठीक है। तो अब वो सीमन ऐसा भी हो सकता है कि वो हस्बैंड का हो, ठीक है, या फिर किसी हेल्दी डोनर का भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो हम वेजाइना में डाल देते हैं या फिर हम सीधा डायरेक्ट यूट्रस में, तो उसको इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन भी बोल देते हैं, कि अगर वेजाइना में डाल रहे हैं तो अलग केस, और अगर डायरेक्ट यूट्रस में डाल रहे हैं तो इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये टेक्निक्स जो होती हैं वो हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं इनके लिए, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी चाहिए, जैसे कि अगर मैं लैब की बात करूँ तो लैब में कंडीशंस तरह की हों तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए ना। आपने गुड न्यूज़ अगर देखे होगे तो थोड़ा बहुत वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसका केस भी देखा होगा, और वैसे हमारे कंट्री में तो बहुत कम सेंटर्स ही हैं IVF के लिए, रोहतक में भी सिर्फ एक ही आई थिंक, और कहीं पे मैंने देखा नहीं है, और ऊपर से इतने महंगे होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक और रीज़न होता है कि कई लोग इनको अपनाते भी नहीं है, कई कहते हैं ना कि नहीं
हम नहीं करेंगे, हमारा अपना खून होना चाहिए। आज के टाइम में भी कई कपल्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लेकिन वो IVF अपनाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अपना बच्चा तो अपना होता है, हम नहीं करेंगे। रिलीजियस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कई तो ऐसे भी होते हैं जो अडॉप्ट भी नहीं करते हैं बच्चे। अगर नहीं हो रहे बच्चे तो भाई अडॉप्ट कर लो। कितने सारे अनाथ होते हैं जिनको माँ बाप मिल जाएंगे, उन्हें बच्चा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना बच्चा चाहिए। तो थॉट एक सरोगेसी का भी नाम आप लोग सुनते होंगे। सरोगेसी में क्या होती है, किराए की कोख होती है। सरोगेसी में क्या होता है कि हम किसी अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है लेकिन वो स्पर्म वो कर सकते हैं, तो किसी लेडी को क्या करते हैं, किराए पे हायर कर लेते हैं कि भाई तू हमारे बच्चे को 9 महीने के लिए अपने पेट में रख ले, तो उसको बोलते हैं सरोगेसी। लेकिन उसमें बहुत सारे मे बी अगर आप लोगों को पता हो, करण जौहर ने सरोगेसी से अपने बेबीज़ करवाए हैं। तो लेकिन उसमें लीगल इश्यूज बहुत थे पहले। अब तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। पहले क्या होता था, जब कोई मदर है अगर 9 महीने किसी को अपने पेट में रखती है बच्चे को, तो एक कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो बेशक किसी और के गैमेट्स का ही यूज़ करके ना हो रहा हो। लेकिन 9 मंथ्स तक अगर आप किसी को रखते हो अपनी कोख में, तो एक अपने आप बिल्डअप हो जाता है कनेक्शन। तो मदर पैसे लेके भी डिनाई कर देती थी। इस तरह के केसेस बहुत थे पहले। तो इसलिए अब इसमें में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बन गए हैं सरोगेसी में। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ मंडे से।